नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा एनसीईआरटी के सारांश के बारे में, जो कि क्लास होगा आपका 8 क्लास का और जिसमें चैप्टर हम 9 को देखेंगे। इससे पहले कई सारे वीडियोस इस क्लास के जो बन चुके हैं, तो आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप सभी क्लास के वीडियोस को देख सकते हैं, एनसीईआरटी सारांश को। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम आज जानेंगे 9वें चैप्टर के बारे में। 9वें चैप्टर का जो सारांश होगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, जो कि विज्ञान से संबंधित होगा। यहाँ देख सकते हैं 9वां चैप्टर में देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन यह चैप्टर का नाम है, जंतुओं में जनन। यह अध्याय 9 से है और इसमें सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा यहाँ से कि प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन-कौन से प्रमुख शब्द है, इसको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो इस चैप्टर में जो फैक्ट दिए होंगे, इन्हीं सभी शब्द को मतलब सेंटर में रख करके दिए होंगे। तो देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ और आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु और जयारुज जंतु और युग्मनज। ये सारे के सारे जो है कि फैक्ट हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक फैक्ट के रूप में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि क्या आप जानते हैं, मतलब कि किस चीज के बारे में देखा जा रहा है, किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ से हम जानेंगे कि मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है, जो कई हजार मक्षियाओं की एक कॉलोनी होती है, एक समूह होती है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। यह मक्षिका रानी मक्षिकियां कहलाती है। यानी कि जो मधुमक्खियां अंडे देती है वह कौन सी मक्खी कहलाती है? कौन सी मधुमक्खी कहलाती है? रानी मधुमक्खी कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिकियां कर्मी मक्षिकियां होती है। यानी कि जो भी मादा मक्षी मतलब जो है कि मधुमक्खी होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? तो कर्मी मधुमक्खी के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो है कि मुख्य कार्य आप देखें तो छत्ता बनाना, नन्हे की देखभाल करना तथा रानी मधुमक्खी के पर्याप्त भोजन देकर उन्हें स्वस्थ रखना काम होता है, जिससे वह अंडे दे करके अंडे दे सके। मतलब जो है कि स्वस्थ रखे रहेंगे तब ना अंडे देंगे। तो इस प्रकार से कहा गया है। तो यहाँ पर एक रानी मक्षिकियां जो है, यानी कि एक रानी जो मधुमक्खी होती है वह हजारों अंडे देती है। ध्यान रखेंगे, जो रानी मधुमक्खी होती है बहुत सारे अंडे देती है। निषेचित अंडे जो होती है वही से सिर्फ मादा बनती है। यानी कि जो निषेचित अंडे होंगी उसी से मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है, जन्म होता है। यहाँ पर देखेंगे जबकि अनिषेचित जो अंडे होंगे उनसे केवल नर जो मधुमक्खी होते हैं वो बनते हैं, जो कि ड्रोन कहलाते हैं, जिसे पुंग मक्षिका भी कहते हैं, पुंग मक्षिका भी कहते हैं उन्हें। ड्रोन या फिर पुंग मक्षिका भी कह सकते हैं। इन कर्मी मक्षिकियों का काम जो होता है कि अंडे के जो है कि उसमें हेतु छत्ते का तापमान 35 डिग्री सी को बनाए रखना। यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री सी होता है। वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कर्मी मक्षी के द्वारा जो तापमान को नियंत्रित किया जाता है। यह जो कर्मी मक्षी होते हैं उसे ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, पू मक्षिका के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म जो होता है अनिषेचित अंडे से होते हैं। ये सारे हैं निषेचित अंडे से मादा मधुमक्खी की जन्म होती है। इस सब जानकारी को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस प्रकार का जो जनन होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि कैसा जनन लैंगिक जनन कहलाता है? जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होगा, वह जनन क्या कहलाएगा? तो लैंगिक जनन कहलाएगा। जिसमें हम मनुष्य का भी जो जनन होता है वह लैंगिक जनन के द्वारा ही होता है, ध्यान रखेंगे। और नर जनन अंगों के एक जोड़े वृषण, 2 शुक्राणु नालिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं, जैसे शिशन को लिंग बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वृषण कितने हैं? तो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपके साथ देख सकते हैं, साझा करेंगे। यहाँ से देखने को मिलेगा आपको कि मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होती है। मादा जननांगों में कितने अंडाशय होती है? तो एक जोड़ी अंडाशय होती है। अंडवाहिनी, जिसे डिंब या वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय होती है। यानी कि मादा जननांगों में कौन कौन सी होती है? एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होती है। अंडाशय
मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय क्या होते हैं, तो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। और जो शुक्राणु वाले जो होते हैं, नर जो होते हैं, वो किस तरीके से शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, यानी ध्यान रखेंगे वृषण नर जो होते हैं, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक कौन उत्पन्न करते हैं, तो वृषण जो है कि नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। और जो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं वो है अंडाशय, जिसे अंडाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जो मादा युग्मक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो अंडाणु कहते हैं या फिर डिंब भी कहते हैं। मानव में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय का एक विकसित अंडाणु तथा अंडाणु अथवा डिंब जिसे बोलते हैं, निर्मोचित अंडवाहिनी में होता है। ध्यान रखेंगे, यह जो एक अंडा जो है कि जो परिपक्व होता है, वह जो है कि निर्मोचित होकर के अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां पर शिशु विकसित होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिकीय होता है, यानी कि ध्यान देंगे, यह इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। शुक्राणु की तरह यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। फिगर में आपको दिख रहे होंगे मानव के नर जननांग के फिगर यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिसमें ये वृषण होते हैं दो, और ये आपको शुक्राणु का नालिका होता है, और ये शीशन होता है। ध्यान देंगे। और इसके बाद देख सकते हैं शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे विशाल होता है, जो कि एक कोशिका होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे विशाल जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है, और वह जो एक कोशिकीय होता है। सबसे बड़ा जो एक कोशिका जो होता है वह शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा जाता है। ये अंडवाहिनी का दिखाया गया इस फिगर में, और ये मानव का जो है कि मादा जननांग को दर्शाया गया है, जिसमें यह गर्भाशय है और ये अंडाशय है, यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, इस सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जनन का जो पहला चरण होता है वह क्या होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन या फिर मिलाव होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या कहलाता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है तो उसे हम उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, युग्म का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, निषेचन के बाद जो है कि युग्म का निर्माण होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी कि जो मादा के शरीर के अंदर होता है, कौन सा निषेचन जो होता है वह मादा के शरीर के अंदर होता है, वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, जो मादा शरीर के अंदर होता है। जैसे में जान सकते हैं मनुष्य के, गाय में, कुत्ते में तथा मुर्गी इत्यादि में जो है कि जंतुओं में आपको देखने को मिलेगा आंतरिक निषेचन। आगे बढ़ेंगे, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। शुक्राणु जो होते हैं वह कहाँ निषेचित होता है, तो अंड कोशिका में जाकर के संपर्क में आने पर जो है कि निषेचित होते हैं, निषेचन का कार्य होता है। इस प्रकार का जो निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि जब कोई निषेचन जो है कि कहाँ होता है, निषेचन अगर जो है कि मादा के शरीर के बाहर होता है तो वह निश्चित रूप से बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह जो निषेचन होता है, इस प्रकार के निषेचन मछली में, स्टार फिश में, जैसे जलीय प्राणी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेढक में भी आपको इस तरीके के निषेचन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो यहाँ देख सकते हैं यह जो अंडाणु है और यह शुक्राणु जो कि इस तरीके से निषेचित होता है। उसके बाद संलयित केंद्रिक जो होता है युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ेंगे, जिससे जिससे क्या होता है, आईवीएफ अथवा इनवेंट्रो निषेचन। आईवीएफ का फुल फॉर्म या फिर हिंदी में जाने इसका नाम, तो इनविट्रो निषेचन बोलते हैं इसे। जैसे कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सकते हैं और उसके बाद जो है कि गर्भाशय में इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ देखेंगे कि अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसके माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यानी माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है शिशु, तथा शिशु को जन्म जो है सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, तो परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ से। यह एक मिथ्या है कि
क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, यानी कि ध्यान रखेंगे जो शिशु का जो विकास होता है वो परखनली में नहीं होता है, लेकिन इसका जो नाम है परखनली शिशु कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे जो अगला फैक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही युग्मनज का बनता है, जो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज क्या होता है? तो विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। युग्मनज जो होते हैं लगातार क्या होते रहते हैं? तो विभाजित होते रहते हैं। वो विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, यानी समूह बनाने लगता है कोशिकाएं, तथा उन्हें विभिन्न ऊतकों और अंगों का निर्माण में जो है कि परिवर्तन होने लगता है। ऊतकों और अंगों का निर्माण होने लगता है और इस विकसित होती हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? तो भ्रूण कहते हैं। भ्रूण किसे कहते हैं? तो जब जो है कि युग्मनज विभाजित होकर के कोशिका के रूप में हो जाता है, उसके बाद जो है कि वह कोशिका अपनी संगठित बनाने लगता है, समूहीकृत होने लगता है, समूह बनाने लगता है, और वह समूह क्या करता है? तो ऊतक का निर्माण करने लगता है, और वह ऊतक क्या करता है? तो अंगों का निर्माण करने लगता है। तो इस जो प्राकृतिक है, यह जो मतलब संरचना होती रहती है, विकसित होने की जो संरचना होती रहती है, यही संरचना भ्रूण कहलाता है। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है, यानी गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, जिससे धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, कान इत्यादि का विकास हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें कि सभी शारीरिक भागों का पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ जो है कि नवजात शिशु को जन्म देती है। माँ जो है कि नवजात शिशु को जन्म देती है। ध्यान रखेंगे। अगला देख सकते हैं, फिगर के अनुसार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये जो आप देख रहे हैं यह युग्मनज है, देख सकते हैं। यह युग्मनज यहाँ से इस तरीके से खंडित विखंडित होते हुए ऊतक का निर्माण करते हुए या जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसके दीवार पे, गर्भाशय के जो दीवार होता है वहां पर रोपित भ्रूण का जो है कि आकार ले लेता है। अंडोत्सर्ग देख सकते हैं, इस तरीके से अंडा निकलता है। यहाँ पर जो निषेचित होता है अंडाशय यहाँ पर है, यहाँ पर जो है कि अंडा निकलता है, उसके बाद यहीं पर जो है निषेचित होता है इसी पोलिपियन ट्यूब में। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गर्भाशय भित्ति किस प्रकार से होता है। इसकी संरचना है, जो विकसित भ्रूण है वह इस तरीके से चिपके होते हैं, जुड़े रहते हैं। जो देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह क्या है? तो कोशिका के पिंड है, जो है कि यह कोशिका के पिंड है। हाँ, यहाँ पर युग्मनज बनाना, युग्मनज के भ्रूण का जो है कि विकास करना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये जानकारी है कुछ। यहाँ पर एक और फिगर आप देख सकते हैं, गर्भाशय में भ्रूण की किस तरीके से विकास होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बच्चे रहते हैं, यह गर्भावस्था या फिर गर्भाशय कहलाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि अगला है आपका जो फैक्ट के तौर पे यहाँ से देखेंगे कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं युवराज कहलाते हैं। कौन से जंतु को युवराज कहते हैं? युवराज किसे कहते हैं? तो वैसे जंतु जो कि सीधे शिशु का जन्म देते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? युवराज कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडा देते हैं वह अंडप्रजक होते हैं। अंडप्रजक के रूप में जितने भी सारे पक्षी हैं आप देखेंगे उन्हें अंडप्रजक के रूप में जान सकते हैं। लगभग जो पक्षी है वो सारे अनप्रजक होते हैं। उसके बाद यराज में आपको मानव ले सकते हैं, जंतु कई गाय भैंस बैल। गाय भैंस जो कुत्ता इस तरीके से होता है तो वो बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में चलेंगे तो आपने एक सुंदर सलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा, यानी कि कोकून से बाहर निकलते हुए आपने देखा होगा। जैसे टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो कि छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल को वयस्क के रूप में रूपांतरण जो होता है वह कायांतरण कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर बताया गया टैडपोल। टैडपोल किसे कहा जाता है? तो जो अंडे होते हैं, जो अंडे होते हैं मतलब जो है कि मेढक के, उसके जो अंडे के बाद की जो मतलब जो है कि आरंभिक टैडपोल होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, तो उसी को टैडपोल बोला जाता है। उसके जो रूपांतर होता है, पहले वह तैर सकता था, उछल सकता था, लेकिन उसके बाद जो है कि क्या होता है, उसका जो पैर जो है मतलब पंख जैसा ये बना रहता है। ये पंख और पूंछ टूट जाने के बाद
क्या होता है, तो इस तरीके से पैर आ जाते हैं इन्हें। उसके बाद जो टैडपोल हो जाता है वह किस तरीके से मेढक बन जाता है, वयस्क मेढक बन जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कायांतरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जानकारी आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, जिस भी क्लास का आपको चाहिए 6 to यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है चार्ट, तो जिसके अनुसार आपको पीडीएफ चाहिए A4 साइज में आपका पीडीएफ होगा, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी में। तो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर मामूली सी प्राइस आप पेड करके इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। पूछा जा सकता है कि मुकुलन कहाँ पर होते हैं, तो ये स्टेप में होते हैं या फिर हाइड्रा में भी हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। जानते हैं यहाँ से कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए जीव है जिन्हें मुकुल कहते हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए जीव जिन्हें कि मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुलन दिखाई देता है। यीस्ट में भी क्या होता है, तो मुकुल दिखाई देता है। हाइड्रा में भी यह एकल जनक के लिए निकलने वाले उद्भर्द से नए जीवों का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें कि केवल एक ही जनक एवं नए जीव का जन्म देता है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि जो अलैंगिक जनन होते हैं वह जिसमें क्या होता है, तो एक ही प्रकार के जो है कि जनन होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो जनन होता है जिसमें कि एक ही होता है, केवल एक ही जीव होता है। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर कि हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है। यानी ये हाइड्रा एक प्रकार का है, तो ये देख सकते हैं हाइड्रा है। उसमें जो है कि मुकुल से ही नया जीव का विकास होता है, जो है कि अलैंगिक जनन होता है एक प्रकार से समझ ले। इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार के जो जनन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। यानी कि ईस्ट में और जो हाइड्रा में जो मुकुलन होता है वह एक प्रकार का मुकुलन प्रक्रिया के दौरान ही होता है, और इसी प्रक्रिया को जो है कि मुकुलन हम कहते हैं। इस प्रकार की अलैंगिक जनन को, जिसमें कि जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, उसे द्विखंडन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के जो है कि अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति का जन्म देते हैं, उसे द्विखंडन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे एक कहानी के रूप में बताया गया है फैक्ट। यहाँ पर डॉली की कहानी, जिसमें क्लोन बनाने की बात कही गई है कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग का संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु के सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में रीजनल इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक बड़े ही क्लोन किया, एक भेड़ को जो है कि क्लोन किया, भेड़ जो है उसको क्लोन किया, जिसका नाम डॉली रखा था। चित्र में भी देख सकते हैं डॉली के जन्म जो है कि 5 जुलाई 1996 में हुआ था। यह क्लोन किया गया पहला स्तनधारी पशु था। ध्यान रखेंगे जो पहला स्तनधारी पशु था जिसमें कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया को खोजा गया, क्लोनिंग की प्रक्रिया किया गया, तो यह था कौन सा जीव था, तो भेड़ था। ध्यान रखेंगे जिसका नाम आप देखेंगे तो डॉली था, डॉली रखा गया था। यह स्कॉटलैंड में किया गया था, एडिनबर्ग के स्कॉटलैंड में किया गया था। इसके जो वैज्ञानिक थे वह इयान विल्मट थे। आगे बढ़ेंगे जानकारी के रूप में, तो देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो फैक्ट है, जो कि इस प्रकार से सारांश इसी चैप्टर का दिया गया है कि जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। एक लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। अगला है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के जो संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट के तौर पे कि अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जो है कि जननांग है। नेक्स्ट है कि नर के जननांग है वृषण, शुक्राणु, नली और सीसन। उसके बाद देख सकते हैं अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु अथवा जो है कि अंडकोशिका भी आप कह सकते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु के नाम से आप जानते हैं। अगला है कि अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है।
निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचित अंडा क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट है मादा के शरीर के अंदर होने वाली निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाली जो निषेचन है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गा, गाय, कुत्ते में होता है। अगला फैक्ट है कि यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह निषेचन किस जीव में देखा गया है? तो मेढक में, मछली में, स्टारफिश में आपको जो है कि बाह्य निषेचन होता है। युग्मनज के अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनते हैं, यानी कि युग्मनज के अनेक विभाजन होने के पश्चात जो है कि भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है जहां उनकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता रहता है। उसके बाद देखिए भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसकी सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे हम गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ता जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें युवराज कहते हैं, यानी कि जो जंतु को जन्म मतलब बच्चे को जन्म देते हैं उसे युवराज कहते हैं। जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं, जैसे कि मुर्गी, मेढक, फिर छिपकली, तितली जंतु जैसे होते हैं कि अंडे देते हैं तो वह अंडप्रजक कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाता है, यानी कि लार्वा तथा कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं वह अलैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार जो है कि अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करते हैं। अमीबा स्वयं को दो विभागों में विभाजित करके अपना संतान को उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं, यानी कि यही भी एक प्रकार का जो अमीबा भी क्या है तो अलैंगिक जनन करता है और यह द्विखंडन प्रक्रिया के दौरान ही जन्म करता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक नंबरी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एमसीक्यू है। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है, यानी कि कोई भी टैडपोल जो है वह अपने वयस्क जो विकसित रूप में हो जाता है, वयस्क में जो विकसित हो जाते हैं टैडपोल, तो वह क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। उसके बाद देखिए तो एक युवराज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। एक युवराज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे दिया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, गलत है। युवराज जो जंतु होते हैं वो जो है कि शिशु को जन्म देते हैं और यहाँ पर अंडप्रजक जो जंतु होते हैं वह अंडे देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होते हैं, यह सही है। और अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ध्यान रखेंगे, सही है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ युग्मक कहलाती है, यानी कि वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का आरंभ करती है वह युग्मक कहलाती है नहीं, वह अंडाशय कहलाती है। उसके बाद है कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, यानी निषेचन के पश्चात जो दिया गया जो अंडा होगा वह क्या है? तो एकल कोशिका है, वह सही है। उसके बाद देखेंगे अमीबा मुकुलन द्वारा जो है कि जनन करता है। अमीबा क्या है? तो मुकुलन द्वारा ही जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में भी क्या है? तो निषेचन आवश्यक है। उसके बाद द्विखंडन द्विखंडन अलैंगिक जनन द्विखंडन अलैंगिक जनन द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो देख सकते हैं द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है, तो सही है यह बात। उसके बाद देख सकते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है, यह भी आपका सही है। उसके बाद देख सकते हैं भ्रूण एक ही कोशिका का बना सकता है। भ्रूण जो है कि एक एकल कोशिका का बना होता है, यह गलत है। तो ये जानकारी था आपका जो है कि क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रूप में।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर को हमने देखा जो कि चैप्टर नंबर 9 था और क्लास 8 का साइंस का हम देख रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर जो चैप्टर है उसको। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।